नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन से प्रारंभ होकर सल्तनत काल का इतिहास, जो 1526 में इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक माना जा सकता है, और इसके पश्चात 1526 से लेकर मुग़ल काल का इतिहास, जो बाबर के शासन से प्रारंभ होता है। इस प्रकार बाबर को भारत में एक महत्वपूर्ण शासक माना जा सकता है, क्योंकि उसने भारत में एक नवीन राजवंश मुग़ल वंश के शासन की स्थापना की, और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने के कारण बाबर का नाम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, और उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा मध्य एशिया में एक छोटा सा प्रदेश था फरगना, वहाँ के शासक थे। उमर शेख तैमूरलंग का वंशज था, और बाबर की माता चंगेज़ खान की वंशज थी, और इस प्रकार से बाबर तैमूरलंग और चंगेज़ खान का वंशज था। बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार से उसने अपने प्रारंभिक जीवन में संघर्ष करने के पश्चात भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसके आधार पर माना जा सकता है कि उसे इतिहास विषय की अच्छी जानकारी थी। ज्योतिष विज्ञान के बारे में भी उसे पर्याप्त जानकारी थी, और इस्लाम धर्म की मान्यताओं का उसे पर्याप्त ज्ञान था। सैन्य संचालन उसे भली प्रकार आता था, और शासन प्रबंध के क्षेत्र में भी उसने जो कार्य किया, उससे यह ज्ञात होता है कि उसे इस क्षेत्र में भी पर्याप्त जानकारी थी। 1494 में अल्पायु में ही उसके पिता की मृत्यु होने के कारण बाबर को फरगना का शासक बनाया गया, और इसके पश्चात बाबर का संघर्ष मुख्यतः प्रारंभ हुआ, क्योंकि उसके पिता के अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उसके परिवार में ही उसके जो विभिन्न लोग थे, वे बाबर के विरोधी बने। समरकंद का प्रदेश, जो कि उसी के चाचा के द्वारा उस पर उसका साम्राज्य था, उसे प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा शुरू से ही बाबर को थी, क्योंकि वहाँ पर तैमूर का शासन था, और इसीलिए वह समरकंद पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। 1494 के पश्चात जब वहाँ पर उसके चाचा की मृत्यु हो गई, तब समरकंद का शासक उसके भाई महमूद मिर्ज़ा को बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय में उसकी भी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके पुत्र को अगला सुल्तान बनाया गया, जिससे कि वहाँ के स्थानीय अमीर संतुष्ट नहीं थे, और वे उसके स्थान पर उसके छोटे भाई अली मिर्ज़ा को शासक बनाना चाहते थे। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए बाबर ने अली मिर्ज़ा के साथ एक समझौता कर लिया, और 1497 में उसने समरकंद पर आक्रमण किया, और उसे सफलता भी प्राप्त हुई। लेकिन बहुत अधिक लंबे समय तक वह समरकंद पर शासन नहीं कर सका, और कुछ समय पश्चात ही अस्वस्थ हो जाने के कारण उस स्थिति का लाभ समरकंद में विभिन्न लोगों ने लिया, और वहाँ पर बाबर को अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा, जिसके पश्चात वह फरगना के प्रदेश की ओर गया, लेकिन तब तक फरगना भी उसके हाथों से निकल चुका था। इसके पश्चात बाबर समरकंद की ओर लौटा, लेकिन वहाँ पर उस समय तक
अली मिर्ज़ा ने अपना अधिकार कर अपना शासन स्थापित कर लिया था। और इस प्रकार इस अवधि में बाबर न तो फरगना का और न ही समरकंद का शासक था, और लगभग 2 वर्षों तक बिना किसी साम्राज्य के वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा। और इसके पश्चात 1498 1498 में उसने पुनः फरगना पर अधिकार कर लिया, लेकिन 2 वर्षों बाद ही फरगना पर से उसका अधिकार पुनः समाप्त हुआ। इसके पश्चात 1501 में दूसरी बार उसने समरकंद पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और कुछ समय पश्चात वहाँ भी वह पराजित हुआ और समरकंद पर पुनः उसका शासन समाप्त हुआ। और इसके बाद उसके सैनिकों की संख्या भी अत्यंत सीमित रह गई, और समरकंद में जो शासन शैबानी खान ने स्थापित किया था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते धीरे धीरे मध्य एशिया में अपना शासन स्थापित करता रहा, जिससे कि बाबर को एक नवीन साम्राज्य निर्माण करने के लिए उसे विवश होना पड़ा। और उसने 1504 में काबुल पर आक्रमण करके काबुल में अपना शासन स्थापित किया, और इसके बाद उसकी स्थिति वहाँ पर काफ़ी मजबूत होने के बाद 1507 में उसने पातशाह की उपाधि धारण की। काबुल में ही बाबर को यह सूचना मिली कि ईरान के शासक शाह इस्माइल ने समरकंद में शैबानी खान को पराजित कर दिया है, और इसीलिए समरकंद पर पुनः साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के कारण बाबर ने 1511 में तीसरी बार समरकंद पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपना अधिकार भी स्थापित किया, लेकिन वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। इसके पश्चात पुनः एक बार 1512 में वह समरकंद में पराजित हुआ, और इसके पश्चात उसे अपने पैतृक साम्राज्य को प्राप्त करने की आशा जो है वो नहीं रही, और इसके पश्चात उसने समरकंद पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई प्रयास भी नहीं किया और काबुल प्रदेश में शासन करता रहा। और काबुल में रहते हुए ही उसने भारत पर आक्रमण करने की तैयारी की, और 1526 में भारत का शासक बनने से पहले उसने 3 बार और उसके बाद मुख्य रूप से 5 बार भारत पर आक्रमण किया और विभिन्न प्रदेशों को उसने जीता। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर के पास विभिन्न कारण थे। सर्वप्रथम बाबर अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, और इसीलिए फरगना, समरकंद और काबुल से इन प्रदेशों से संतुष्ट नहीं हो सका। और जैसे ही उसे अवसर प्राप्त हुआ, उसने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई, और इसीलिए मूल रूप से अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर तैमूर ने भी इससे पूर्व आक्रमण किया था, और पंजाब के कुछ प्रदेश में तैमूर का शासन स्थापित था, और इसीलिए बाबर का ऐसा मानना था कि तैमूर क्योंकि उस प्रदेश का शासक रह चुका है, इसीलिए वह स्वयं भी भारत का शासक बनने की इच्छा रखता था। और उस समय जो भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी वह भी बाबर के अनुकूल थी, और स्वयं इब्राहिम खान के रिश्तेदार उससे संतुष्ट नहीं थे, और पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी स्वयं बाबर को आमंत्रित उसने किया था आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। और इस प्रकार से इब्राहिम लोधी को भारत में कोई बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त नहीं था, और इसीलिए किसी भी विदेशी या बाहरी व्यक्ति के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए ये अच्छा अवसर था, और बाबर ने
इसका भरपूर लाभ लिया। और इसके अलावा हालांकि ये महत्वपूर्ण कारण थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि बाबर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भारत आया था, ताकि वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने लोदी को पराजित करके भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया।